और इस प्रथम दिन का समापन सत्र चल रहा है, आखिरी, और इसके जो विषय हैं वो आप लोगों को बताता हूँ। पहला विषय है पुरानी पेंशन व्यवस्था और 8वां वेतन आयोग का गठन न करना, सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा को नष्ट करने का मुद्दा है, एक गंभीर चिंतन। दूसरा मुद्दा है अथवा में नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल मर्जिंग करना और शिक्षा सुधार के नाम पर सरकारी स्कूलों को बंद करना एक गंभीर षड्यंत्र। साथियों, ये दो विषय आज यहाँ समापन सत्र के लिए चर्चा के लिए रखे गए हैं। मैं इस संदर्भ में कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है जो हम लोगों को समझना जरूरी है, वो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग जो है एजुकेशन के संबंध में जब भी हमें बताया जाता है कि स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जाएगा, इस बात को हम लोगों को बहुत तरीके से ये बात समझ में नहीं आती है कि ये जो स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम है, जो सरकार जिससे स्किल डेवलपमेंट की बात करती है और प्रचार करने के दौरान इस बात को बहुत जोरदार तरीके से लोगों के सामने उपस्थित करती है कि ये रोजगार हासिल करने का कार्यक्रम है। अगर आपके पास कोई स्किल रहता है तो आपको रोजगार हासिल किया जा सकता है। कि हमारे बच्चों को कोई न कोई रोजगार हासिल करने के लिए एजुकेशन होना चाहिए, मगर इसके पीछे जो छुपा मकसद होता है वो छुपा मकसद क्या होता है? छुपा मकसद ये होता है कि इससे हायर एजुकेशन से लोगों को रोका जाए। आमतौर पे क्या होता है, मैट्रिक के बाद में या 12th के बाद में ये प्रोफेशनल एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा की बात कही जाती है, बताई जाती है, या एजुकेशन के सिस्टम में इसको 10वीं या 12वीं के बाद लागू किया गया है। तो आप लोग देखेंगे कि जो हायर एजुकेशन है वो भी 10वीं और 12वीं के बाद ही शुरू होता है। अगर आप 12वीं के बाद में व्यावसायिक शिक्षा की तरफ गए तो आपका हायर एजुकेशन समाप्त हो जाता है। हमें पता भी नहीं चलता, हमें ये बात पता भी नहीं चलती, और हमारा हायर एजुकेशन जो है वहां से व्यावसायिक शिक्षा की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है और हायर एजुकेशन हासिल करना बंद हो जाता है। यानी वो लोग डाइवर्ट कर देते हैं। इसके पीछे क्या मकसद है? मान लो कि जो शासन सत्ता है, व्यवस्था को बदलने की बातें हैं, शासन सत्ता पर नियंत्रण करने की बातें हैं, संगठन बनाने की बातें हैं, गलत और सही की समझ पैदा करने की बातें हैं, और शासन सत्ता पर नियंत्रण करने के लिए संगठन निर्माण करने की बातें हैं। ये सारा का सारा अंडरस्टैंडिंग, सारी की सारी समझदारी हायर एजुकेशन से आती है, व्यावसायिक शिक्षा से नहीं आती है। बहुतांश लोगों को, जो हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं और जो माँ बाप हैं, उनके दिमाग में क्या होता है? उनके दिमाग में यही होता है कि हमारे बच्चों को कोई ना कोई जो है रोजगारी
हासिल करने के लिए कोई एजुकेशन होना चाहिए या छोटा मोटा रोजगार मिलना चाहिए ताकि वो कुछ पैसा कमाए, इतना उनका सोच होता है। तो ये सोच होने की वजह से उनको इसमें किसी प्रकार की कोई बुराई नजर नहीं आती। वैसे भी जो लोग 2-3 हजार साल से इसी तरह के मानसिकता से पीड़ित है, वंचित है और शासित रहने की मानसिकता से पीड़ित है, शासक बनने की मानसिकता उनके अंदर नहीं है, ये 2-3 हजार साल से वो लगभग जड़ से समाप्त कर दी गई है। तो ये जो हायर एजुकेशन है, ये हायर एजुकेशन के तरफ जाने का जहां से रास्ता शुरू होता है वो है 12वीं के बाद। पूर्व में जब मैं एजुकेशन ले रहा था तो 10वीं के बाद में 11वीं आती थी और 11वीं के बाद में विश्वविद्यालयीन शिक्षा आती थी। हमारे समय में, अभी मेरी उम्र 68 रनिंग चल रही है, तो मैंने जब मैट्रिक पास किया तो उसके बाद में 11वीं किया। 11वीं नहीं बोलते थे उसको प्री यूनिवर्सिटी बोलते थे। यानी यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने के पहले 1 साल रखा गया था, उसको प्री यूनिवर्सिटी कहते थे। वो प्री यूनिवर्सिटी पास करने के बाद ही आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन में प्रवेश कर सकते थे। तो जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है वो क्या है? वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है वो हायर एजुकेशन है, ग्रेजुएट होने का एजुकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट होने का एजुकेशन है। तो ये जो ग्रेजुएट होने का एजुकेशन है, ये पोस्ट ग्रेजुएट होने का एजुकेशन है, यहां पर आपका दिमाग डेवलप होता है, व्यवस्था के संबंध में बातें समझने लायक बनता है, व्यवस्था का विश्लेषण करने लायक दिमाग बनता है। व्यवस्था का विश्लेषण करने के लिए जो जानकारी चाहिए, जो ज्ञान चाहिए और जो स्किल चाहिए वो डेवलप होता है और दिमाग को उस दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको तैयार किया जा सकता है। वहां से उसको डीलिंक कर देते हैं और डीलिंक करके व्यवसायिक शिक्षा की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। इसका मूल मकसद क्या है? इसका मूल मकसद हायर एजुकेशन से लोगों को डाइवर्ट करना। बाबा साहब अंबेडकर, एक तो हायर एजुकेशन है, एक प्राइमरी एजुकेशन है, मिडिल स्कूल का एजुकेशन है और मैट्रिक का एजुकेशन है, 12th का एजुकेशन है, महाविद्यालयीन शिक्षा है, विश्वविद्यालयीन शिक्षा है। विश्वविद्यालयीन शिक्षा के बाद क्या है? फॉरेन एजुकेशन। बाबा साहब अंबेडकर का क्या था? फॉरेन एजुकेशन था। फॉरेन एजुकेशन की वजह से उनको बहुत सारी बातें समझ में आई। उन्होंने जो फॉरेन एजुकेशन लिया, उस एजुकेशन के दृष्टि से उनका जो दिमाग तैयार हुआ, उस दिमाग के आधार पर उन्होंने भारत की सारी व्यवस्था को जानने, समझने, तुलना करने, कंपेयर करने की कोशिश की। तो उनको बहुत सारी कमियां, खामियां, कमजोरियां नजर आई, बहुत सारी बातें गलत नजर आई। तो हायर एजुकेशन और फॉरेन एजुकेशन की वजह से तो जो व्यावसायिक शिक्षा है वो हायर एजुकेशन से कट करने की योजना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि व्यावसायिक शिक्षा पूर्णतः बेकार है, फालतू है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। व्यावसायिक शिक्षा पूर्णतः बेकार है, ये मेरे कहने का मतलब नहीं है। भारत में जो शासक वर्ग है वो व्यावसायिक शिक्षा के तरफ लोगों को ज्यादा डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे का मतलब उनका, हमारे लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हायर एजुकेशन की तरफ, यानी महाविद्यालयीन शिक्षा, विश्वविद्यालयीन शिक्षा और विदेशी शिक्षा, इससे अपने आप उस दिशा में ना जाए। क्योंकि उससे क्या होता है, अगर आप मैट्रिक तक का एजुकेशन लेते हैं, 12वीं तक का एजुकेशन लेते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों की पार्टी में कैडर बन सकते हैं, उनके कार्यकर्ता बन सकते हैं। अगर आप कांग्रेस पार्टी में गए तो आपसे
वो सारा काम जो वर्ण व्यवस्था में सेवा करने का काम है वो कांग्रेस पार्टी में रहकर भी आपसे सेवा करने का काम करवा देंगे। बीजेपी में भी आपको कार्यकर्ता के रखेंगे तो वो भी वहां भी सेवा करने का ही काम रखेंगे। यानी जो वर्ण व्यवस्था में है वही बात वो पार्टी के अंदर भी वही काम करवाएंगे। पर जो हायर एजुकेटेड आदमी है वो ऐसा करने के लिए राजी नहीं हो सकता। अगर वो ग्रेजुएट है तो सेवा करने का काम नहीं कर सकता बीजेपी में रहकर। बीजेपी में रहकर, कांग्रेस में रहकर सेवा करने का काम नहीं कर सकता। तो ऐसे कुछ महत्वाकांक्षी लोग हैं हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के, फिर उन लोगों को MLA MP बनवाया जाता है, मगर वहां पार्टी डिसिप्लिन, पार्टी अनुशासन लागू कर देते हैं और उसके दायरे के बाहर बोलने का भी अधिकार नहीं होता है। बोलने के अधिकार का किसके साथ संबंध है? आजादी के साथ संबंध है। अगर आप फ्री नहीं बोल सकते तो आप फ्री नहीं है। अगर आप अपने मन की बात नहीं कह सकते, अगर आपको जो बात समझ में आ रही है वो बात आप नहीं कह सकते, पार्टी के फोरम पर नहीं कर सकते, संगठन के फोरम पर नहीं कह सकते, तो इसका मतलब है आपको ब्राह्मणों के संगठन में रहकर इंडिपेंडेंटली काम करने का कोई अधिकार नहीं है। इस बात को जोड़ करके अगर देखा जाए आर्टिकल 19 जो भारत के संविधान में बाबा साहब आंबेडकर ने रखा है, आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 में सबसे बड़ा अधिकार क्या है? सबसे बड़ा अधिकार है संगठन बनाने का। दुनिया में अगर किसी को शासक वर्ग में रूपांतरित करना है तो शासक वर्ग में रूपांतरित करने का एकमात्र जरिया, एकमात्र तरीका संगठन है। संगठन के बगैर आप शासक वर्ग में समाज को रूपांतरित नहीं कर सकते। तो इसलिए इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों को व्यावसायिक शिक्षा को इस तरीके से उसको समझना होगा। और अगर हम इस तरीके से समझते हैं तो हम लोग हायर एजुकेशन से हमारे लोगों को तोड़ने की जो साजिश है उस साजिश से हम लोग मुक्त हो सकते हैं और लोगों को हायर एजुकेशन की तरफ ले जाने की हम लोग कोशिश कर सकते हैं। हमें ये जरूर किया जाना चाहिए। जहां तक जो अभी एजुकेशन में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, स्वाभाविक रूप से हमारे लोगों के अंदर जो एजुकेशन का प्रचार प्रसार हो रहा है और उसकी वजह से एजुकेशन का जो प्रचार और प्रसार हो रहा है, इसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि 1950 को हमारे लोगों का डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन के हैसियत से जो पार्टिसिपेशन था उसमें केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का रिजर्वेशन होने की वजह से, पॉलिटिकल रिजर्वेशन होने की वजह से 131 मेंबर पार्लियामेंट अभी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के 542 में से मेंबर पार्लियामेंट और असेंबली मेंबर 1000 से ज्यादा देश भर से चुनकर जा रहे हैं। तो ये कोई सामान्य डेवलपमेंट नहीं है। इस बात को गांधी जी समझते थे और समझने की वजह से गांधी जी ने इसके विरोध में जो बाबा साहब आंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार हमारे लोगों को हासिल करवाया था। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, उन लोगों को बाबा साहब आंबेडकर ने
रिप्रेजेंटेशन हासिल करवाने के लिए वो उन्होंने अधिकार हासिल किया था अंग्रेजों से संघर्ष करके। और सेपरेट इलेक्टेड जब 17 अगस्त 1932 को बाबा साहब अम्बेडकर वो अधिकार हासिल करने में कामयाब हो गए, तब गांधी जी को यह मालूम हो गया कि इससे अनुसूचित जाति और जनजातियों में रियल रिप्रेजेंटेशन डेवलप होगा और रियल रिप्रेजेंटेशन के बाद में उनके अंदर नेतृत्व का निर्माण होगा। और अगर नेतृत्व का निर्माण हो गया तो जो आजादी मिलने के बाद में कोई भी जो केंद्र सरकार है उसमें 22.5% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग जो है उन लोगों को माइनस करके कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनने वाली नहीं है। इसका मतलब यह है कि आजाद भारत की जो प्रथम सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी वो अंबेडकर के सपोर्ट के बगैर बन नहीं पाएगी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के सपोर्ट के बगैर बन नहीं पाएगी। और दूसरी बात, ब्राह्मण लिकुल सोशल ऑर्डर के लोगों ने यह सोचा कि ऐसा होने से बैकवर्ड क्लास के अंदर ज्यादा जागरण आएगा और शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लोग मिलकर फर्स्ट स्टेप में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग और सेकंड स्टेज में बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो है वो इमर्ज हो जाएंगे और पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन लोगों के नियंत्रण में चली जाएगी। इस षड्यंत्र को जो कांग्रेस के लोगों के द्वारा, खासतौर पर गांधी जी के द्वारा जब इसके विरोध में आमरण अनशन किया गया तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो हक और अधिकार मिले थे उसके विरोध में गांधी जी का साथ दिया। परिणामतः गांधी जी का साथ देने की वजह से अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकार खत्म हो गए, तो बैकवर्ड क्लास के लोगों को 92 तक, ओबीसी के लोगों को 92 तक कोई अधिकार मंडल कमीशन के रेफरेंस में 92 तक किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। यानी अगर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने की बात को अगर हम मान लेते हैं तो 92 का मतलब है आजादी मिलने के 42 साल बाद ऐसा बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के रिप्रेजेंटेशन का मामला सामने आया। तो इससे पता चलता है कि उन्होंने पहले अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों के विरोध में बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का इस्तेमाल किया और फिर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर धार्मिक भावनाओं की चेतना पैदा करके ब्राह्मणों ने उनका अपना राज प्रस्तावित करने के लिए इस्तेमाल किया। परिणामतः क्या हुआ? परिणामतः एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ बीजेपी है। कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी। एक ब्राह्मणों का राज अगर चला जाता है तो दूसरा ब्राह्मणों का राज आता है। इस तरह का काम करने में वो लोग कामयाब हो गए। ये परिस्थिति आज के सामने है। ये बात मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाह रहा था कि ये बात अगर आपको समझ में आती है तो ये बात किस तरीके से उन्होंने हालात उनके विरोध में होने के बावजूद भी अपने फेवर में बदलने का काम किया, अपने नियंत्रण में सारी चीजें लेने का काम किया। अब इसमें परिवर्तन कैसे करना होगा, इसमें बदलाव कैसे करना होगा, इस संबंध में बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। वैसे भी काफी समय हो गया है, 9 बजे से ज्यादा समय हो गया है और इसको बदलाव करने का एकमात्र तरीका हमारे पास है। वो तरीका ये है कि हम लोग संगठित शक्ति का निर्माण करने का काम करें।
तो बुनियादी रूप से हमने बामसेफ जो संगठन है वो बुनियादी रूप से बामसेफ संगठन बनाया हुआ है और ये 625 जिलों तक फैलाया हुआ है। अभी हम लोगों का इमीडिएट जो मामला है, इमीडिएट जो टारगेट है, जो इमीडिएट टारगेट क्या है, वो इमीडिएट टारगेट ये है कि हमें अभी बिल्कुल वक्त गवाए बगैर हमें आंदोलन के तरफ आगे बढ़ना होगा, एक्शन के तरफ आगे बढ़ना होगा। जैसे ही ये अधिवेशन समाप्त होता है वैसे ही हमारा बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का एक्शन कार्यक्रम जो है हम लोग शुरू करेंगे। साल में 2 बार, 6 महीने में 1 बार राष्ट्रव्यापी आंदोलन हम करेंगे और दूसरे 6 महीने में फिर साल भर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। यानी 5 महीना 29 दिन आंदोलन की तैयारी करेंगे दोनों बार, और तैयारी करके धीरे धीरे 2030 तक 6 लाख गांवों तक का संगठनात्मक नेटवर्क निर्माण करके हम लोग विशाल आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो बेसिक स्ट्रक्चर बामसेफ के द्वारा फैलाया हुआ है उसके आधार को मजबूत करते हुए अब आप लोगों को गांव के तरफ जाना है और गांव में भौगोलिक नेटवर्किंग के तौर पर गांव में आपको संगठन बनाना है। और दूसरा काम क्या करना है, गांव में बूथ लेवल का संगठन बनाना है। एक बूथ जो है वो चुनाव आयोग के सिद्धांतों के अनुसार 1000 वोटर्स का एक बूथ माना जाता है। तो 1000 बूथ पर 1000 वोटर पर एक बूथ, तो किसी गांव में 1000 से ज्यादा लोग अगर है वोटर तो वहां 2 बूथ होंगे। और फिर ये तो हो गया भौगोलिक नेटवर्किंग, और दूसरा है सोशल नेटवर्किंग। अलग अलग जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उसके आधार पर हम लोगों को सोशल नेटवर्किंग का काम करना चाहिए। भौगोलिक और सोशल नेटवर्किंग का काम अगर आप लोग आने वाले समय में गांव में करते हैं, क्योंकि यही हमारा अभी एजेंडा है, यही काम हमको करना है। यहां पर जो बात आपको बताई जा रही है वो केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अभी आपको नियर फ्यूचर में जो इमीडिएट जाकर जो काम करना है वो है गांव में बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना है। अगर गांव में आप बूथ लेवल का संगठन खड़ा करते हैं, फिर उसके बाद सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत और छोटे छोटे सामाजिक समूहों का, SC का, ST का, OBC का, माइनॉरिटी का, अगर ये संगठन बना लेते हैं तो ये लगभग 15 लाख बूथ जो है सारे देश भर में तैयार हो जाएंगे और 2 करोड़ के लगभग सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत छोटे छोटे ग्रुप और उसके संगठन तैयार हो जाएंगे। और अगर इतना बड़ा विशाल संगठनात्मक जाल अगर हम बना देते हैं तो इसके 2 परिणाम निकलेंगे। ये आंदोलन नहीं रहेगा, ये आंदोलन जन आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा। और हमारा जो समाज है, ये जो समाज है ये समाज देश की सत्ता पर नियंत्रण करने के लायक हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप अपने दुश्मनों के नियंत्रण में सत्ता रखते हैं तब तक बड़े बदलाव की आशा करना छोड़ दो। अगर आप सत्ता पर ब्राह्मणों का नियंत्रण रखते हो और आप समाज परिवर्तन की ही बात करने लगते हो तो बड़े बदलाव की आशा छोड़ दो। ये ऐसा होने वाला नहीं है। तो आपको सत्ता पर नियंत्रण करने के लिए आपको समाज को तैयार करना होगा, और सत्ता पर नियंत्रण करने के बाद व्यवस्था बदलाव करने का काम किया जा सकता है। व्यवस्था सत्ता के बाहर रहकर बदलने का कार्यक्रम दुनिया में कभी लागू नहीं हुआ। समाज को बदल सकते हो, लोगों को बदल सकते हो, व्यवस्था बदलने के लिए सत्ता पर नियंत्रण करना पड़ता है, तब जाकर के व्यवस्था में बदलाव आता है। तो ये बात खासतौर पर समझाने के लिए मैं आप लोगों को ये
बता रहा हूं। और इसके लिए हमें आने वाले समय में बामसेव की जो कार्य प्रणाली है संगठन निर्माण करने की, ये इसका काम हो गया है, इसका मकसद हो गया है। अभी हमारा काम आंदोलन करना है। अभी नियर फ्यूचर में अभी हमारी सारी थ्रस्ट जो है वो आंदोलन करने के लिए है। तो आंदोलन पर हमारा सारा का सारा जोर रहेगा, क्योंकि 2030 तक हम इस देश में बड़ा बदलाव करना चाहते हैं। और 2030 बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। अगर कोई बुढ़ा आदमी है वो भी मरेगा नहीं, अगर मेरी बात सुन लेगा तो बोलेगा 2-4-5 साल की बात है, तो उम्मीद से दुनिया कायम होती है। तो बुढ़े आदमी जिनके बाल पके हुए हैं वो मरेगा नहीं, उम्मीद पर ही तो दुनिया आती है। जैसे कोई आदमी, बूढ़ा आदमी डेढ़ बेड पर रहता है और उसका बेटा दिल्ली में रहता है, उसको मैसेज रहता है कि मेरा बाप अभी मरने वाला है, मेरी माँ मरने वाली है, तो वो अपने बेटे का मुंह देखने के लिए वो प्राण अटक जाता है, उसका नजर निकलता ही नहीं। तो जब वो आखिरी बात देख लेता है तब प्राण निकलता है। ऐसा मैंने देखी हुई बातें हैं, ये देखने के बाद प्राण निकल जाता है, देखने तक निकलता ही नहीं, अटका रहता है। तो इसी तरह से उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये काम हमको करना होगा, इस पर हम लोगों को तवज्जो देना होगा और इसी पर हम लोगों को ज्यादा जोर दे के काम करना होगा। वो लोग एजुकेशन में जो बदलाव कर रहे हैं तो करेंगे, क्योंकि उनके लिए लाइफ एंड डेथ का मामला है, हमारे लिए भी लाइफ एंड डेथ का मामला है। तो हमारे पास विकल्प है आंदोलन का, और आंदोलन को जन आंदोलन की दिशा में लेके जाने का। मैं यही मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय वामन मेश्राम साहब। साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना है। राष्ट्रीय अधिवेशन में खाना नाश्ता प्रश्न हेतु कल 19/12/2024 की राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ, भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ और भारतीय विद्यार्थी